पिछले वीडियो में आप लोग 290 तक देख चुके थे। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के पलों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं और 291वां क्वेश्चन है कि द रोमांटिक पोएट्री इज ए रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक पोएट्री जो है दोबारा से जिंदा किया, कब जिंदा हुई? रोमांटिसिज्म को जिंदा किया, ऐसा कहा जाता है ट्रांजिशन एज के बारे में, क्योंकि जो पोट्री की ड्रिफ्ट थी इस पीरियड में, पोट्री की जो ड्रिफ्ट थी वो रोमांटिसिज्म की तरफ थी और ये रोमांटिक रिएक्शन ही था जो क्लासिकल डोमिनेशन के विरुद्ध था, जो क्लासिकल वैदिक काल की जो पुरानी प्रथाओं के विरुद्ध था। तो रोमांटिक पोट्री इज ए रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। दोबारा से कब आकर्षित हुई रोमांटिसिज्म? क्रॉनिकल प्लेज बहुत ही पॉपुलर थे किस शताब्दी में? तो क्रॉनिकल प्लेज जो थे वो 16वीं शताब्दी में बहुत ही पॉपुलर थे। देवर ड्रामेटिक वर्क्स, वो एक हिस्टोरिकल मटेरियल पर आधारित ड्रामेटिक वर्क्स थे इंग्लिश क्रॉनिकल्स में। और ये क्रॉनिकल्स प्ले जो है राफेल हॉलिंसेड के द्वारा लिखे जाते थे। राफेल हॉलिंसेड के और भी दूसरे साथी थे, उनके द्वारा लिखे जाते थे और वो एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की 16वीं शताब्दी के अंत में। और इसमें सही ऑप्शन ना 19वीं शताब्दी होगा, ना 17वीं, ना 18वीं, सही होगा 16वीं शताब्दी के ये क्रॉनिकल प्लेज बहुत फेमस थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं, सभी जानते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब फेमस हैं। ये एक प्रकार का ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक प्रकार का लिरिक पोएम होता है जिसको परफेक्शन दिया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ये एक सेल्फ रिवेलेशन होता है वक्ता का पैसिव लिसनर के लिए, एक सकारात्मक श्रोता के लिए स्वयं एक वक्ता है, एक अपनी सोच होती है कि हाँ कोई सुन रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग। 294वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत में इंग्लैंड में जो है स्थान लिया कास्ट के लेख के साथ में, और एक प्ले है जो लिखा गया कास्ट। मतलब जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत इंग्लैंड में इससे हुई कि एक प्ले लिखा गया कास्ट यानी जाति। तो ये किसने लिखा था कास्ट नामक प्ले? तो ये रॉबर्टसन साहब ने लिखा था। ROBERTSON, रॉबर्टसन साहब ने लिखा था। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टूक प्लेस with the writing of caste, a play written by Robertson. Robertson initiated the modern realistic drama in England once. तो आधुनिक वास्तविक ड्रामा की शुरुआत इंग्लैंड में एक नाटक के साथ में हुई जिसका नाम कास्ट था, और कास्ट नाटक को लिखने वाले रॉबर्टसन साहब थे। ROBERTSON। 295वां क्वेश्चन है कि सार्टोर रिसार्टस, SARTOR, सार्टर रिसार्टस जो थे वो एक विचार प्रोवेकिंग करते थे। किसका? कार्लिले का। सार्टोर SARTOR, सार्टोर रिसार्टस RESARTUS, सार्टोर रिसार्टस एक विचार है, प्रोवेकिंग वर्क करते हैं। किसका? कार्लिले का, CARLYLE। सार्टोर रिसार्टस ये एक विचार प्रोसेस करते हैं, इसका अर्थ होता है सार्टोर रिसार्टस का होता है दी टेलर रिटेलर्ड। ये एक 1836 में एक उपन्यास था थॉमस कार्लिले के द्वारा। सार्टोर रिसार्टस ये एक उपन्यास था जिसको लिखा था थॉमस कार्लिले ने 1836 में। पहले ये प्रकाशित किया गया 1833 से लेकर 34 तक एक सीरीज में प्रकाशित किया गया था। एक फ्रेजर साहब की मैगजीन थी, FRASER, फ्रेजर साहब की मैगजीन में 1833 से 1834 तक। तो सार्टोर रिसार्टस
एक उपन्यास था 1836 का, थॉमस कार्लिले के द्वारा, CARLYLE। पहले ये सीरीज में प्रकाशित हुआ 1833 से 34 तक। फ्रेजर साहब की एक मैगजीन थी उसमें। 296वां क्वेश्चन है, दी वाइजेस्ट, दी ब्राइटेस्ट एंड दी मीनेस्ट, ये किसके बारे में कहा जाता था? कहता है किसके बारे में? तो बेकन के बारे में ये कहा जाता है। बेकन के बारे में ये कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा विद्वान है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है और सबसे ज़्यादा मीनेस्ट है, अर्थवादी है। ये बेकन के साहब में अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। एलेक्जेंडर पोप ने अपने निबंध ऑन मैन में कहा था। उनका एक निबंध है एलेक्जेंडर पोप का, ऑन मैन। और ऑन मैन के एपिस्टल फोर्थ में उन्होंने कहा था, EPISTL, एपिस्टल फोर्थ में कहा था। और ये कहा था सर फ्रांसिस बेकन के बारे में। क्या? द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मानवता के सबसे बुद्धिमान, मानवता जब से बनी है तब से ज़्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे ज़्यादा मीनेस्ट व्यक्ति। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल्स किसको रिफर करता है? तो कैम्ब्रिज स्कूल का मतलब ही होता है, कैम्ब्रिज स्कूल एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो शुरुआती 20वीं शताब्दी के क्रिटिक्स के लिए कहा जाता है कैम्ब्रिज स्कूल। ये क्रिटिक्स का एक ग्रुप था जो मुख्य तौर पर प्रभावशाली था इंग्लैंड साहित्यिक स्टडीज में 1920 के बाद के मध्य में, यानी 1920 के मध्य में बड़ा ये फेमस हो गया था, बड़ा ही प्रभावशाली हो गया था। तो कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century critics. It is a group of critics who were a major influence in English literary studies from the mid 1920s. रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोट्री जो है वो क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोट्री ऑप्टिमिस्टिक है, उनका आशावादी स्पष्ट है, उनकी शैली में, उनकी कविताओं के लेख में तुरंत वो मुख्य पात्र उनका जो बड़ा ही लड़ाकू होता है लेकिन उसकी वो आशा बनी रहती है। कई क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद भी उसमें आशा बनी रहती है। और ये क्रिटिकल सिचुएशन, ये विपरीत परिस्थितियाँ उसको पहुंचाती हैं क्लाइमैक्स पर, और अंत में कविता जो है ऑप्टिमिज्म के साथ ख़त्म होती है। पेसिमिस्ट नहीं थे रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविताएं, मिलोरिस्टिक भी नहीं है, नाइदर ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्ट, दोनों ना तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट भी नहीं है, केवल एक है, ऑप्टिमिस्टिक है। ड्राइडेन एक क्रिटिक के तौर पर क्या थे? ड्राइडेन एक क्रिटिक के तौर पर विरोधी थे किसके? क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरस्तु, अरस्तु की क्रिटिकल थ्योरी के विरोधी थे, हैं? क्रिटिकल थ्योरी के विरोधी थे वो ड्राइडेन साहब। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड सपोर्टर थे, अंधे सपोर्टर, अंधभक्त थे अरस्तु के, ऐसा भी नहीं था कि वो क्रिटिकल थ्योरी को अरस्तु की जानते नहीं थे, ना ना ना, वो विरोधी थे क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरस्तु के। कौन? एक आलोचनक के तौर पर। एक किताब है जिसका नाम है डेथ ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की मृत्यु, किसने लिखी है? डेथ ऑफ सेल्समैन को लिखा है आर्थर मिलर ने, ARTHUR, आर्थर मिलर ने लिखा है, MILLER, आर्थर मिलर ने। डेथ ऑफ सेल्समैन ये 1949 को एक प्ले है जो अमेरिकी नाटककार आर्थर मिलर ने लिखा है। ये 1949 में लिखा गया और इस नाटक को, डेथ ऑफ सेल्समैन नाटक को 1949 का पुलित्जर प्राइज मिला, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है जोसेफ पुलित्जर की याद में, ड्रामा के लिए। और टोनी अवार्ड मिला बेस्ट प्ले के लिए, सबसे अच्छा। देखो, पुलित्जर प्राइज मिला, पुलित्जर प्राइज ड्रामा के लिए, और टोनी अवार्ड मिला बेस्ट प्ले के लिए। 301वां क्वेश्चन कहता है कि नाइटिंगेल्स का कौन लेखक है? NIGSTINGALES, नाइटिंगेल्स का लेखक है रॉबर्ट ब्रीच, BRIDGES। रॉबर्ट ब्रीच जो हैं वो दी नाइटिंगेल्स के लेखक हैं। ओड टू नाइटिंगेल्स के लेखक जॉन कीट्स हैं। देखिए, ओड टू दी नाइटिंगेल्स उसके लेखक हैं जॉन कीट्स, और केवल नाइटिंगेल्स आएगा तब उसके लेखक जो हैं
वो आपके हैं रॉबर्ट ब्रीच साहब। 302वां क्वेश्चन कहता है कि एल्केमिस्ट क्या है? ALCHEMIST। एल्केमिस्ट जो है वो एक कॉमेडी है बेन जॉनसन के द्वारा। ये एल्केमिस्ट दिखाता है दो निगेटिव क्वालिटियों को मानव के व्यवहार में, मानव के आचरण में, और कैसे ये व्यवहार एक साथ घुल मिल जाते हैं। तो एल्केमिस्ट क्या है? एक कॉमेडी है। दिस वर्क shows two negative qualities in human traits, क्यूकरी एंड डाइकर। दो विरोधी क्वालिटी को दिखाता है मानव के व्यवहार में। क्यूकरी और डाइकर ये विरोधी हैं। क्रेड्यूलिटी एंड ग्यूलेबिलिटी ये दोनों विरोधी हैं। CREDULITY। क्रेड्यूलिटी की जगह पर विरोध कौन करेगा? ग्यूलेबिलिटी, GULLIBILITY। और क्यूकरी की जगह पर डाइकॉल्ड, DICHARD, डाइकॉल्ड, क्यूकरी और डाइकॉल्ड। तो विरोधी विचार मानव में दिखाते हैं। एल्केमिस्ट एक कॉमेडी है। WH एडेन किस युग से किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? WH एडेन। तो WH एडेन जो हैं वो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, ना प्रेजेंट सेंचुरी से, ना 18वीं, ना 19वीं, 20वीं शताब्दी से। WH एडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 को हुआ था और 29 सितंबर 1973 को उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक एंग्लो अमेरिकन कवि हैं और लव पोएम के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। लव पोएम के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। उनकी एक लव पोएम है फ्यूनरल ब्लूज, FUNERAL, फ्यूनरल ब्लूज उनकी बहुत अच्छी पोएम है। 304 क्वेश्चन कह रहा है, एक कमेंट दिया है व्हाइट मैन की कविता पर। जो विलियम व्हाइट मैन थे अमेरिका के, जिन्होंने लिंकन के बारे में लिखा, वो कैप्टन, माई कैप्टन, तो उनके बारे में ये टिप्पणी की गई है। हिज क्रिएशन ट्रियम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट, ट्रियम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग draws from it a unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness। ये कमेंट किया गया है विटमैन्स की पोट्री पर। तो वो ये किसने कहा है? ये श्री अरविंदो ने कहा है। हिज क्रिएशन ट्रेम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग draws from it a unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness। ये कमेंट किया है श्री अरविंदो पर। श्री अरविंदो ने विटमैन की कविता पर। हिज क्रिएशन ट्रियम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड shortcoming draws from it a unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness। ये कमेंट किया है विटमैन्स की पोट्री पर श्री अरविंदो ने। अच्छा, 205वां क्वेश्चन कहता है कि किसके पास में प्रेम है मिस्टिफाइंग का और पुटिंग का? हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट का। किसके पास में एक लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग है? हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट का। तो लैंड साहब का, LYND, लैंड है जे लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट, ASCENT। तो हु है जे लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट, मतलब गलत चढ़ाई पर लेखकों को कौन रखता है, मिस्टिफाइंग कौन करता है प्रेम के ओर से? तो वो करते हैं लैंड साहब। लैंड, LYIND, लैंड है जे लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट। 306वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, ये टेनिसन ने लिखा है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। दूसरा है कोल्डली सैडली डिसेंड द ऑटम इवनिंग, ये अर्नोल्ड ने लिखा है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू आर फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये व्हाइट मैन ने लिखा है। तो सही है ओ स्वीट
लेट हर लूज समर ओ जॉयस आर स्पॉइल्ड बाय यू। ये शैली ने नहीं लिखा है, ये शैली से मैच नहीं करता। ये लाइनें जॉन कीट्स की हैं, उनकी एक कविता फैंसी है, 1808 में जो आई थी फैंसी कविता जॉन कीट्स की, उसकी ये लाइन है, ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज। और लिखा है शैली, लेकिन यही तो गलत है, शैली ने ये लाइन नहीं लिखी है, लिखी है जॉन कीट्स ने 1818 में फैंसी। बाकी सारी मैचिंग सही है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, ये टेनीसन ने लिखा है, हैं। दूसरी जो बी ऑप्शन आया है उसमें कविता की लाइन है, कोल्डली सैडली डिसेंड एंड ऑटम इवनिंग एयर नोड लिखा है, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये विटमैन ने लिखा है। 307वां क्वेश्चन है, कह रहा है हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन, ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर थी। हु हैज रिटन द फॉलोइंग, किसने ये लाइनें लिखी हैं, कौन सी, ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर थी, तो ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर थी इज फ्रॉम दी गीतांजलि। ये लाइन किससे आई है, गीतांजलि से आई है। सिलेक्टेड पोएम जो है सॉन्ग ऑफ रिंग्स बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि का एक सिलेक्टेड पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ रिंग्स, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, उससे आई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइन। 308वां क्वेश्चन है कि एलेजी को मैच कीजिएगा पर्सन से जिसके लिए वो लिखी गई हैं। तो लाइसिडस तो लिखी गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा 1637 में, एक पेस्टोरल एलेजी है। मिल्टन साहब ने इस कविता को डेडिकेट किया था अपने मित्र एडवर्ड किंग के लिए, तो सही है। और वो मित्र उनका डूब गया था, जहाज में डूब गया था, आयरिश सी में डूब गया था जब वो वेल्स के किनारे था। 1637 ईस्वी में अगस्त महीने में डूब गया था, तो उसके लिए उन्होंने लाइसिडस लिखी थी। एडोनेस जो है ये भी एक पेस्टोरल एलेजी है, पीबी शैली के द्वारा 1821 में लिखी गई। ये उनके जॉन कीट्स की मौत पर लिखी गई एडोनेस। इन मेमोरियम अगली है, MEMORIAM, इन मेमोरियम लिखी गई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखा है टेनिसन ने। आर्थर हेनरी हैलम जिनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में, ये कविता कंप्लीट की गई 1849 में, मृत्यु हुई 1833 में। देखो लाइसिडस में एडवर्ड किंग की मृत्यु 37 में हुई और 37 में लिख दिया जॉन मिल्टन ने, 1821 में लिख दिया एडोनेस शैली ने 20 में हुई उनकी मृत्यु जॉन, लेकिन इनकी मृत्यु उनके दोस्त की हुई 1833 में, लेकिन लिखी कब, कंप्लीट कब, 1849 में। थायरसिस THYRSIS, थायरसिस को लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने 1865 में। उनका एक मित्र था जिसका नाम था आर्थर ह्यूज क्लॉफ, ARTHURHUGH क्लॉफ, CLOUGH, क्लॉफ के लिए लिखा गया था, जो मर गया था 1861 में। उसके लिए 1865 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरसिस लिख दी। वो एक कवि थे आर्थर ह्यूग क्लॉफ, आर्थर ह्यूग HUGH क्लॉफ CLOUGH। 309वां क्वेश्चन कहता है कि शेफर्ड्स कैलेंडर के जो इक्लोग्यू, किस इक्लोग्यू में स्पेंसर ने प्रशंसा की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की। मतलब स्पेंसर का एक इक्लोग्यू है, ECLOGUE, इक्लेग्यू है, तो किस इक्लोग्यू में, इक्लेग्यू ऑफ शेफर्डेस कैलेंडर, इक्लेग्यू है शेफर्डेस कैलेंडर मतलब गडरियों का कैलेंडर, तो उसमें स्पेंसर ने किस इक्लेग्यू में क्वीन एलिजाबेथ की प्रथम की प्रशंसा की, तो अप्रैल वाले शेफर्डेस कैलेंडर में प्रशंसा की। शेफर्डेस कैलेंडर एक एडमंड स्पेंसर की पहली मुख्य काव्यात्मक कार्य है।
इसको 1579 में प्रकाशित करवाया गया शेफर्डेस कैलेंडर को। ये कविता परिचय देती है कॉलिन क्लाउड के बारे में। एक भीड़ के करेक्टर है वो, एक फॉक करेक्टर है। एक इसका परिचय में कौन मुखिया है? कॉलिन। कॉलिन एक मुख्य पात्र है और वो डिफिक्ट्स हिज लाइफ, अपने जीवन को डिफिक्ट्स करता है, ढालता है एक शेफर्ड की तरह। थ्रू दी 12 मंथ्स ऑफ द ईयर है, 12 महीना वो समर्पित रहता है, गडरिया की तरह चलता रहता है कॉलिन क्लाउड। और जब वो जनवरी महीने में पेस्टोरल टेल्स ऑफ द अनहैप्पी लव ऑफ कॉलिन, जनवरी महीने में कॉलिन अपना जो दुख भरा प्रेम है उसको किसके लिए? रॉजलिंड के लिए सुनाता है। स्प्रिंग टाइम में अप्रैल में वो गीत गाता है एलिजाबेथ की प्रशंसा के लिए। तो ये हर महीने में अलग अलग काम करता है। तो शेफर्ड्स कैलेंडर में स्पेंसर ने क्वीन एलिजाबेथ की प्रशंसा करवाई है कॉलिन क्लाउड के द्वारा। वो मुख्य परिचय है और हर महीने में गीत गाता रहता है। 310 का है टोटलेस मिशनरी कंटेंट, एक रचना है टोटलेस TOTTEL टोटलेस मिसलेनरी, मिसलेनी MISCELLANY TOTTEL टोटलेस मिसलेनी MISCELLANY मिसलेनी। इसमें क्या है, कितने इसमें सोनेट्स हैं? तो टोटल्स मिसलेनी में 40 सोनेट्स हैं, सॉन्ग्स और सोनेट्स हैं 60 सॉरी। टोटलेस मिसलेनी में कितने सॉन्ग्स हैं, सोनेट हैं? 60 सोनेट्स हैं। पहले इसको कहा जाता था टोटल्स मिसलेनरी वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोट्री। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम एंथोलॉजी, प्रिंटेड एंथोलॉजी इसको माना जाता है। मतलब टोटल्स मिसलेनी को पहला प्रिंटेड काव्य संग्रह माना जाता है। और पहली बार ये प्रकाशित हुआ रिचार्ड टोटेल्स के द्वारा 1557 में लंदन में प्रकाशित किया गया, इसीलिए टोटेल्स मिसलेनी कहा जाता है। कितने इसमें सोनेट हैं? 60 हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेटर्स। 311वां क्वेश्चन है एवोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? APHORISTIC। एवोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है फ्रांसिस बेकन, FRANCIS, फ्रांसिस बेकन जाना जाता है। और फ्रांसिस बेकन को मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक अंग्रेजी गद्य का पिता भी कहा जाता है। उनको प्रोज स्टाइल का निर्माता भी कहा जाता है। और सबसे पहले टाइम उन्होंने सिद्ध किया कि इंग्लिश कुड आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस दी सबटल थाट्स। पहली बार उन्होंने बताया अंग्रेजी का भी प्रयोग हो सकता है विभिन्न विधाओं में। तो किनको एवोरिस्टिक प्रोज स्टाइल का के लिए जाना जाता है? तो एवोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन को। 312वां क्वेश्चन है कि रेस्टोरेशन के मुख्य योगदान के लिए पीरियड इन द फील्ड ऑफ। रेस्टोरेशन जो काल था इसका सबसे ज़्यादा योगदान किस फील्ड में था? तो इसका सबसे ज़्यादा योगदान पोट्री में था। ना ड्रामा में था, ना लेटर्स में था, ना फिलोसफिकल राइटिंग्स में था, पोट्री में था। रेस्टोरेशन लिटरेचर इज रिटन ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड कॉमनली रेफर्ड टू एज द इंग्लिश रेस्टोरेशन है। इंग्लिश रेस्टोरेशन जिसको 1660 से 1689 तक माना गया। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट और भी कई कवि, मुख्य कवि इसी पीरियड में हुए, जैसे सैमुअल बटलर, जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप इत्यादि ने कविता लिखी इसी पीरियड के दौरान। तो ये जो रेस्टोरेशन पीरियड का सबसे बड़ा मुख्य योगदान है कविता में। 313वां का है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है ये एक क्रांति थी विक्टोरिया के, क्या विक्टोरिया युग के जो मोरलिज्म था ना विक्टोरिया युग का नैतिकतावाद, तो उसके खिलाफ क्रांति थी आर्ट फॉर आर्ट सेक। एक क्रांति थी किसके? विक्टोरियन मॉरलिज्म के खिलाफ। आर्ट फॉर आर्ट सेक के स्लोगन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच आई एम आर्ट फॉर पार्ट्स which was coined in the early 19th century by French philosophers विक्टर काउजिन। जो फ्रांसीसी दार्शनिक विक्टर काउजिन है उनके द्वारा है 19वीं शताब्दी में जो है इसको किया गया था, विक्टर काउजिन है ना।
आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, ये एक स्लोगन है, एक नारा है। इसको ट्रांसलेट किया गया था फ्रांसीसी भाषा से। और फ्रांसीसी का कौन सा शब्द था? आई आर्ट फॉर आई आर्ट। और जिसको कॉइन किया गया था 19वीं शताब्दी में, फ्रेंच फिलोसफर थे, दार्शनिक फ्रेंची भाषा के थे। अंग्रेजी में इसका जो आया है आई आर्ट फॉर आई आर्ट, तो उसी को आर्ट फॉर आर्ट्स से एक बताया गया। चलिए, विक्टर काउजिन साहब ने इसको, फ्रेंच दार्शनिक विक्टर काउजिन ने इसको क्वाइंट किया आर्ट्स फॉर आर्ट्स से, फ्रेंच भाषा से। 314वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो ग्रुप है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाइएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ही भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका सबका सही होगा। सबसे पहले आएगा एलिजाबेथन पोट्री आई, उसके बाद रोमांटिक पोट्री आई, फिर विक्टोरियन पोट्री आई, सबसे बाद में प्री रैफेल्टी पोएट्स आए। चारों में जो चार दिए हैं इनमें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले एलिजाबेथ आए है ना 1558 से 1603 तक, फिर उसमें है नहीं जैकोबियनेस, तो फिर रोमांटिक पोट्री लिख दो, विक्टोरियन पोट्री, प्री रैफेल्टी पोट्री। 315वां कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति जो है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा किस पर? तो रोमांटिक लिटरेचर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ना मॉडर्न लिटरेचर पर, ना नियो क्लासिकल लिटरेचर पर, विक्टोरियन लिटरेचर पर भी नहीं, रोमांटिक लिटरेचर पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। और फ्रेंच में ये क्रांति रही 1789 से 1799 तक, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव रोमांटिक लिटरेचर पे पड़ा। अच्छा, गुटेनबर्ग जो बाइबल है पहली बार कब प्रकाशित की गई? देखिए, गुटेनबर्ग की बाइबल जो है सबसे पहली बार वो प्रकाशित की गई 22 लाइन बाइबल की सबसे पहले प्रकाशित की गई थी 1454-56 में, लगभग 1454-56 में। और जर्मनी से मेंज शहर जो है, जर्मनी का मेंज, MEINZ, मेंज शहर जो जर्मनी का है, वहाँ से प्रकाशित किया गया था। गुटेनबर्ग रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं ना, तो वहीं से गुटेनबर्ग क्रांति चालू हुई। और गुटेनबर्ग बाइबल जो है सबसे पहले जो प्रकाशित किया गया था 1454 या 1456 था। 1454-56 दोनों आंसर हो सकते हैं। 317 का है कि जॉनसन का जो एडिशन है शेक्सपियर, एडिशन ऑफ शेक्सपियर, ये कब दिखाई दिया? देखिए, प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर 18वीं शताब्दी का एक एडिशन है जो शेक्सपियर के कार्यों को ड्रामेटिक वाले कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये प्रकाशित हुआ 1765 ईस्वी में, और इसको एडिट करके प्रकाशित करवाया था सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज स्टेवेंसन ने। सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज स्टेवेंसन, STEVENS, स्टेवेंसन ने उनका जो कार्य है अंततः दिखाई दिया 8 वॉल्यूम में 1765 में। तो जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर से अपीयर्ड कब? 1765 में। और ये विलियम शेक्सपियर के नाटकों के बारे में 18वीं शताब्दी में एक एडिशन था ड्रामेटिक वर्क्स का, बारी बारी से छापते थे ये सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज स्टेवेंसन, और उनके कार्यों का अंतिम दिखाई दिया 8 वॉल्यूम में 1765 में। अच्छा, किंग जेम्स बाइबल कब प्रकाशित हुई? तो राजा यानी दी किंग जेम्स वर्जन जो आया KJV, ये जाना जाता है एथोराइज्ड वर्जन। जो वैसे तो बहुत बाइबल के वर्जन आए, लेकिन दी किंग जेम्स वर्जन जो है एथोराइज्ड वर्जन माना जाता है, या किंग जेम्स बाइबल माना जाता है KGB। ये अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल का, इंग्लैंड में चर्च के लिए। और इसकी शुरुआत हुई 1604 में, और ये कंप्लीट हुआ दी किंग जेम्स बाइबल 1611 में। ये किताबें KGU, इसमें 39 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और 27 भाग हैं, 27 किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट में। जो किंग जेम्स बाइबल है इसमें 39 पार्ट हैं, 39 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और 27 बुक्स हैं न्यू टेस्टामेंट में। दोस्तों, 19वां क्वेश्चन कहता है कि विक्टोरियन एज का गवाह कौन है? क्लैश, मतलब विक्टोरियन एज गवाह है किसकी लड़ाई का? तो विक्टोरियन एज
लड़ाई का गवाह है फेथ एंड रीजन का। विक्टोरियन एज विटनेस्ड ए क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन। विक्टोरियन एरा 1837 से 1901 तक माना जाता है, वो एक पीरियड है रानी विक्टोरिया के समय का। इट वाज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस, ये एक बहुत लंबा पीरियड है शांति और समृद्धि का, रिफाइंड सेंसिबिलिटीज का, शुद्ध भावों का, और नेशनल कॉन्फिडेंस फॉर ब्रिटेन, और ब्रिटेन के लिए जो राष्ट्रीय विश्वास है, राष्ट्र विश्वास है, तो उसका बहुत ही अच्छा है। तो विक्टोरियन एज विटनेस है, क्लैश है, गवाह है, फेथ एंड रीजन का क्लैश, टक्कर है। 320वां क्वेश्चन है कि 1817 में जो एक रिव्यू आया कॉलरिज साहब का, बायोग्राफिया लिटरेरिया, फ्रेंस जेफरी ग्रुप्ड द फॉलोइंग पोएट्स टुगेदर एज द लेक स्कूल ऑफ पोएट। देखिए 1817 में उनका रिव्यू आया, मतलब दोबारा से उसका दृष्टिकोण दोबारा से उसको निकाला गया। कॉलरिज साहब ने जो बायोग्राफिया लिटरेरिया दिया था, तो एक फ्रांसीसी जॉफरी ने उसको फिर से ग्रुप किया, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। तो लेक ऑफ स्कूल में कौन कौन ग्रुप में है, तो जो ये टर्म आता है ना लेक पोएट्स वाला, तो ये उन कवियों के लिए यूज किया जाता है जो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे साहब थे। अच्छा, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे साहब इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। इंग्लैंड का एक लेक डिस्ट्रिक्ट है यह लेक है, और उनकी आदतें भी समान रूप से थी, समान रूप से कविता भी लिखी गई, तो इसलिए उनको लेक पोएट्स कहा जाता है, या लेक ग्रुप कहा जाता है, या लेक स्कूल कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे को। 321वां है। वैसे तो 320 सही तक रखते हैं क्योंकि 325 तो टोटल ही है, हिस्ट्री के क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, इसी वीडियो में ख़त्म कर दें, क्यों अगला 5 क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो बनाना पड़े। 321 कहता है पोप्स की जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये कब प्रकाश 1712 में प्रकाशित हुई। कब? तब तो 3 थे कैंटोस जब 1712 में प्रकाशित हुई। ये एक मोक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। पहले ये मिसलेनियस पोएम एंड ट्रांसलेशन, ये टाइटल उसमें ये कविता इनकी आई, मतलब द रेप ऑफ द लॉक 1712 में जब प्रकाशित हुई, तब उनका उस प्रकाशन का टाइटल था मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस, मई 1712 में। तब तो ये 2 कैंटोस में आई, थोड़ा 3 नहीं 2 कैंटोस में, और 334 लाइन आई। फिर दोबारा से रिवाइज करके इसको प्रकाशित संपादित किया गया। तब कब किया गया? तब किया गया पोप के द्वारा मार्च 1714 में। तब ये 5 कैंटोज में आया, और तब इसमें लाइनें हो गई 334 की जगह पर 794 लाइन हो गई। 334 की जगह पर 794 लाइन हो गई। क्या बात है भाई। तो 1712 पूछ रहा है तो आएगा 2 कैंटोज हैं, लेकिन जब दोबारा से 14 में तब 5 कैंटोज। 322वां कहता है कि सबसे पहला कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल किसने उत्पन्न किया। तो सबसे पहला जो कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल जो है वो मिल्स कवरडेल ने प्रोड्यूस किया। MILES, मिल्स कवरडेल, COVERDALE, मिल्स कवरडेल। देखिए, मिल्स कवरडेल कंप्लीट बाइबल इन प्रिंट वाज पब्लिश इन 1535। 1535 में मिल्स कवरडेल का कंप्लीट बाइबल आया, जो इसमें नाम दिया गया जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ पहले हैंड रिटन बाइबल लिखने वाले थे 1380 में, अपने हाथों से बाइबल लिखी, लेकिन बाइबल प्रिंटेड का है, इंग्लिश बाइबल प्रिंटेड का, तो उसमें आएगा मिल्स कवरडेल। और जॉन वाइक्लिफ लिखने वाले हैंड राइटिंग रिटन बाइबल इन मैनस्क्रिप्ट 1380 में। गुटेनबर्ग जो पहले प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन में प्रिंटेड करने वाले गुटेनबर्ग थे 1450 में, और उसको इंग्लिश में लिखने वाले या प्रिंटेड कराने वाले मिल्स कवरडेल। और टिंडेल साहब, इसमें नाम है विलियम टिंडल, तो पहले आदमी हैं जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट प्रिंटेड किया। मतलब न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट 2 होते हैं, तो न्यू टेस्टामेंट को सबसे पहले प्रिंट किया टिंडल साहब ने। गुटेनबर्ग में
बाइबल को प्रिंटेड किया लैटिन में 1450 में। जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले अपने हाथ से लिखा, हाथ से लिखने वाले बाइबल मैन्युस्क्रिप्ट 1380 में जॉन वाइक्लिफ। और सबसे पहले कंप्लीट बाइबल प्रिंट करने वाले इंग्लिश में वो मिल्स कवरडेल है। 323वां क्वेश्चन कहता है कि अगस्टन एज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अगस्टन एज? देखिए अगस्टन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी जो लेखक थे वो नकल कर रहे थे रोमन राइटर्स की। इस पीरियड में जो रोमन लेखक थे उनकी नकल कर रहे थे। अगस्टन एज की शैली जो थी ब्रिटिश लिटरेचर की जो शैली थी वो उत्पन्न कर रही थी क्वीन एन के शासन के दौरान। राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय जो थे वो पहले 18वीं शताब्दी के पहले अर्ध तक वो थे। अंत हो गया उनका 740 ईस्वी विद डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ये सिस्टम ही खत्म हो गया। एंड जोनाथन स्विफ्ट 1744-45 में है। अलेक्जेंडर पोप 44 में खत्म हो गया, स्विफ्ट 45 में खत्म हो गया, 1745 में अलेक्जेंडर पोपो खत्म हो गया, अगस्टन एज भी खत्म हो गया। तो अलेक्जेंडर एज जो है क्यों कहा जाता है सो इतना, क्योंकि द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग द पीरियड। 324वां क्वेश्चन है पोपिस प्लॉट का साल कौन सा है? पोपिस प्लॉट POPISH, पोपिस प्लॉट का साल कौन सा है? तो वो है 1678। पोपिस प्लॉट वाज ए फिक्टिशियस कॉन्स्पिरेसी, एक फिस्टी मतलब कथानात्मक कॉन्स्पिरेसी है जो इन्वेंट की गई किसके द्वारा? टीटस ओट्स के द्वारा। टीटस ओट्स के द्वारा। देखो पॉपिस प्लॉट एक जो है एक कथनात्मक कॉन्स्पिरेसी है जिसका आविष्कार किया गया टीटस ओट्स के द्वारा, जो 1678 से 1681 के बीच को युग में आई और ग्रिप्ट द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के साम्राज्य में ग्रिप्ट पकड़ बनाए रही। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के साम्राज्य में इसको ग्रिप्ट किया गया। एंटी कैथोलिक हिस्टोरिया, कैथोलिक हिस्टेरिया के विरोध में, एंटी कैथोलिक हिस्टेरिया के विरोध में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साम्राज्य में ग्रिप्ट किया गया 1678 से 1681। टीटस ओट्स वाज द पॉपिस प्लॉट। अगला है चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज वाज पब्लिश इन द ईयर। देखिए चार्ल्स डार्विन का एक किताब थी ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज, प्रजातियों का उदय। तो ये कब किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1859 में नवंबर महीने में। और इज ए वर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर बाय डार्विन, ये एक वैज्ञानिक साहित्य था डार्विन का और जिसको ये बताया जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की शुरुआत माना जाता है। कब इसको प्रकाशित करवाया? 1859 में। कौन किताब डार्विन की? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश साहित्य पर विजय प्राप्त कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।